तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन का सेकेंड पार्ट। इसमें मैं पहले बता चुका था कल कि फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ डिस्कस हो चुका था। उसका एक न्यूमेरिकल बच गया था जिसको मैं आपको बताना था। उसमें मैं बोला था कि मैं एक एक न्यूमेरिकल, एक एक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर करते चलूँगा और उसी न्यूमेरिकल को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमको पढ़ना है। इसमें मैं लिखा हूँ एसपी मतलब सैम्पल प्रॉब्लम। इस सैम्पल प्रॉब्लम को हमको देखना है। तो इस सैम्पल प्रॉब्लम से सुनने से पहले मैं एक आपको और भी बेसिक चीज़ें बता दूँ। जैसे कभी भी कहीं डायरेक्शन का क्वेश्चन आए, तो उसका मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। डायरेक्शन के लिए स्पेशल यूज होता है ये। जब भी आपको डायरेक्शन क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप इसके हेल्प से आप सॉल्व करना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग के पास, आप लोग को सबको पता होगा कि हम लोग के 4 डायरेक्शन होती हैं। ऐसे में 4 डायरेक्शन बना ले रहा हूँ। पहली बात, इसमें डायरेक्शन हमको अब दिखाना है। सबसे पहले समझ जाइए कि मैं खड़ा हूँ और ऐसे में खड़ा हूँ। ये मेरी 4, एक हाथ, सिर और पैर, ये मेरी हैं। ये मैं 4 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें जो मेरी हेड है, हमेशा जो हेड रिप्रेजेंट करती है, ये करती है नॉर्थ को। किसको करती है? तो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है। हमेशा हेड किसको रिप्रेजेंट करती है? तो नॉर्थ को। राइट हैंड जो होता है, ये जो हम लोग की राइट हैंड होती है, ये रिप्रेजेंट करती है ईस्ट को। लेफ्ट हैंड होता है, अब इसका सीधे अपोजिट कर लेंगे हम। ईस्ट का होता है वेस्ट, जो लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट करती है, और नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, जो हम लोग की कौन सी? तो लेग रिप्रेजेंट करती है। तो हम लोग का हेड जो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ को, जो लेग रिप्रेजेंट करती है वो करती है साउथ को, लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट करता है वेस्ट को, एंड राइट हैंड रिप्रेजेंट करता है ईस्ट को। इसी के बेसिस पे हमेशा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग डायरेक्शन के क्वेश्चन सारे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आज हम इसी को पढ़ेंगे, डायरेक्शन के क्वेश्चन को, कि कैसे हम सॉल्व करें। तो अब यहाँ से स्टार्ट हम लोग हो जा रही है डायरेक्शन के क्वेश्चन। मैं इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ, और आप ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से कॉन्सेप्ट सब समझते रहिए। मैं जो पढ़ाया हूँ उसी का यूज करूँगा, उससे बाहर कुछ नहीं। अभी तक जितना मैं पढ़ा चुका हूँ। पहली बात, ये मैन ट्रेवल इन अ डिस्टेंस इज 5 मीटर इन टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट में गया है, मैं मेजर करता हूँ इस पॉइंट से, एक्सिस से मेजर करता है, सेंटर से मेजर किया जाता है, और मैं यहाँ से मेजर करना शुरू किया तो ऑब्जेक्ट गया था कितना? 5 मीटर ईस्ट में। तो मैं यहाँ पे न्यू एक ग्राफ बना के बता दे रहा हूँ। ये यहाँ से पॉइंट है, ओरिजिन है, यहाँ से गया है 5 मीटर ईस्ट में। क्लियर? मैं और बड़ा लिख दे रहा हूँ, ईस्ट में गया। दूसरी बात हो रहा है कि देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब यहाँ से 5 मीटर गया, यहाँ से साउथ में मुड़ गया 2 मीटर। क्लियर? 2 मीटर ये किस में मुड़ा है? साउथ में। उसके बाद फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर इसके दिमाग में कुछ चला और ये क्या किया? ईस्ट में 4.5 मीटर मुड़ गया। ये इसमें चला था। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज डिस्टेंस, इसका टोटल डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? तो टोटल डिस्टेंस में आपको बताया था, जितना ऑब्जेक्ट चलता है वो उसका टोटल डिस्टेंस होता है। तो पहले गया था, अगर मैं TD निकालूँ, टोटल डिस्टेंस निकालूँ, तो पहले गया था 5 मीटर, फिर गया 2 मीटर, फिर गया 4.5 मीटर, और यहाँ पे इसका एंड हो गया था। तो 2.5 मीटर ये इसका हो जाएगा। तो ये कुछ आ जाएगा 9.5 प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 11.5 मीटर। कुछ आंसर है इसका। ये इसका टोटल डिस्टेंस निकल गया। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हम जहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं उसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन। तो ये इसके लिए होगा इनिशियल, और जहाँ पे हम लोग की जर्नी ख़त्म हो जाती है इसको कहते हैं
फाइनल। क्लियर। तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं इनिशियल और जहाँ पे ख़त्म हो जाती है इसको क्या कहते हैं, तो फाइनल कहते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। तो ये हो गया था और ये मैं TD निकाल दिया, मैं टोटल डिस्टेंस निकाल दिया। अब निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन वही है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये ग्रीन मार्कर से समझा दे रहा हूँ आपको। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या बोले थे आपको कि इनिशियल से फाइनल को, फाइनल के डायरेक्शन से हम इनिशियल को मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से। फाइनल के डायरेक्शन से मतलब कि हम फाइनल से स्टार्ट करेंगे और इनिशियल की तरफ जाएंगे और ये आ जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसको क्या निकालना है, ये लाइन अगर हमको पता चल गया तो हमको क्या पता चल गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका पता चल गया, क्लियर हो गया भी। लेकिन ये लाइन निकालेंगे कैसे, तो मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा मुसीबत हुई तो उसको रीअरेंजमेंट करके दिखाया जाता है। पहली बात, अगर आपको निकालना होगा तो पहले आप ये लेंथ निकालोगे, इसके लिए करोगे, फिर आधा करोगे, फिर इसके लिए आधा, फिर क्या करोगे, ये लेंथ निकालोगे, ये लेंथ निकालोगे, फिर ये लेंथ निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे। मैं इस क्वेश्चन को रीअरेंजमेंट करने वाला हूँ, ध्यान से देखते रहो। ये क्या है, ईस्ट, ये भी है ईस्ट, तो मैं सीधे यहाँ पे बना दे रहा हूँ ईस्ट, जिसमें से कहा गया था 5 मीटर ईस्ट में गया था और प्लस 4.5 मीटर ईस्ट में गया था। क्लियर। तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन यहाँ से शुरू किया था और यहाँ तक गया था, मैं डायरेक्ट यहाँ से बना दिया, ये सेंटर से शुरू हुआ। उसके बाद ये साउथ में गया इतना, तो साउथ में गया तो समझिए कि नीचे गया है, चाहे मैं नीचे बना दूँ चाहे ऊपर बना दूँ। समझिए कि मैं ये लाइन उठा के यहाँ पे रख दिया हूँ और ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको मैं क्या करूँगा, ये मिला दे रहा हूँ। ये जो बन के आ रहा है, ये जो लाइन बन के आ रही है, यही है डिस्प्लेसमेंट, इसी को निकालना है। और ये हमारा बन गया साउथ वाला जो दिया था 2 मीटर। क्लियर। तो ये दे दिया है 2 मीटर, ये दे दिया 5 मीटर, ये 1.5। अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके और हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ये हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। अब आपको सीधे सीधे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। क्लियर। ये हो गया बेस, ये हो गया है परपेंडिकुलर, और ये हो गया है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हो गया। तो ये सब बन गया था, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है, परपेंडिकुलर हो गया। अब हमको ये निकालना है, ये लाइन निकालनी थी। अब इस लाइन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमको इन दोनों का और इसका निकालना पड़ता है। दोनों का सम करना पड़ेगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम, इसके स्क्वायर के सम इसके बराबर होनी चाहिए। तो निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अब मैं इसको 9 डायरेक्शन वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन हमें क्लियर हो गई है, तो डायरेक्शन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या आ रहा है, पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है समझिए। अगर ये आपका A है, ये B है और ये C पॉइंट है, तो पाइथागोरस क्या बोलता है, इन इसका सम का स्क्वायर और इसके सम का स्क्वायर इन दोनों के बराबर होनी चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि AC यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC, इन दोनों का इसका स्क्वायर इसके सम के और इसके सम के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस ये दे रहा है AC, तो AC का स्क्वायर, ये मन क्या आ जाएगा बराबर मैं बता दे रहा हूँ। BC इसका सम इसके स्क्वायर का, इसके स्क्वायर के सम और इसके स्क्वायर सम के बराबर होनी चाहिए। तो मैं ऐसे बना दिया। अब मैं इसको निकालना है, BC को ही पता करनी है। और हमको क्या क्या दे दिया है, BC को पता करना है और हमको दे दिया परपेंडिकुलर दे दिया है, मतलब AB का स्क्वायर दे दिया है और AC का दे दिया है। तो हम लिखेंगे BC का स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी दे दिया है 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 दिया है तो 2 का होल स्क्वायर, प्लस ए सी जो दिया है ए सी दे दिया है 4.5 प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 9.5 का स्क्वायर, 9.5 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। अब हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 90.25, दोनों को जोड़ेंगे तो 94 आ जाएगा 94.25। अब ये है बी सी का स्क्वायर, जब इधर बी सी इज इक्वल टू करेंगे तो ये आ जाएगा √94.25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू निकल आ जाएगा आपका 9.70 मीटर, इतना आपका बी सी आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये बी सी आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल था, बस थोड़ी बहुत इसमें क्वेश्चन को रीअरेंजमेंट करना आना चाहिए, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप याद रखना कि हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, और कैसे हमको लाइन मिलाना है और कैसे आंसर लाना है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में सॉल्व कर लेना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार टीचर क्वेश्चन ये देख के और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, बहुत सिंपल होती है क्वेश्चन, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, उस दिन मैं बता दिया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गई थी, अब उसी का डिफरेंस बताने वाला हूँ, क्या क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होती है, कैसे डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होती है, इसी में इसको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात हमको ये जान जाना है कि यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर लिख दिया है। इस साइड में डिस्टेंस के बारे में बताऊँगा और इस साइड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले डिस्टेंस, मैं आपको पहले बता चुका था कि जो एक्चुअल पाथ हम कवर करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट लेंथ कवर करते हैं इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी को, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो पहली बात देख लो आप लोग कि डिस्टेंस में द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, और इसमें क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजिशन की होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट, पहला पॉइंट कवर। दूसरा पॉइंट होता है इट इज स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होती है, क्या नहीं होती, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, क्या होती है, केवल मैग्नीट्यूड होती है, और इसमें नो डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, क्या केवल होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन ये कैसी होती है, वेक्टर होती है, मैग्नीट्यूड होती है इसमें, प्लस डायरेक्शन भी रखता है, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तीसरी बात होती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट लेंथ है, तो लेंथ को अभी बताया था फिजिकल क्वांटिटी में, फंडामेंटल क्वांटिटी में मैं बताया था, लेंथ को हम मेजर करते हैं हमेशा मीटर में मेजर करते हैं, और जिसकी यूनिट क्या होती थी, तो सिंबल होती थी, यम होती थी, इसका भी सेम होता है यम। तो तीसरे का दोनों का सेम होता है कि एसआई यूनिट होती है मीटर, एसआई यूनिट इसकी भी मीटर होती है, इसकी मीटर होती है, क्योंकि लेंथ को मेजर करते हैं हम मीटर में। चौथी पॉइंट आती है इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एस, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, चाहे एस से डिनोट करते हैं, इसको भी एस से डिनोट करते हैं। दूसरी बात मैं उस दिन बताया था डेल्टा एक्स से भी डिनोट करते हैं, और तीसरी बात इसको डी से भी डिनोट करते हैं। पांचवी बात ये आती है कि इट इज पॉजिटिव होता है, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, जीरो हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, मैं अगर यहाँ से चला, थोड़ा सा भी चला, डिस्टेंस होगा तब चलूँगा, तभी तो, नहीं तो ऐसे तो मैं रेस्ट पे हूँ, चलूँगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस चलूँगा, डिस्टेंस चलूँगा तो जीरो होगा नहीं। अगर मैं छोटा सा ही चला, इतना बूंदी चला, तो हो सकता है ये मिलीमीटर में निकल के आए, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आप चलोगे तभी इसमें डिस्टेंस आएगा। अगर नहीं चल रहे हो तब तो रेस्ट पे हो, तो फिर आपने मोशन ही नहीं किया, डिस्टेंस ही नहीं माना जाएगा आपका।
तो अगर आप चलोगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा सा भी चलोगे तो कुछ मिलीमीटर में आएगा, तो उसको आपको किस में, ये जीरो नहीं होता। दूसरी बात नेगेटिव, अगर आप सोचते हो कि मैं सामने जा रहा हूँ तो पॉजिटिव, पीछे जाऊँगा तो निगेटिव। जैसे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ से मैं ईस्ट में गया तो पॉजिटिव और वेस्ट में गया तो निगेटिव, तो ये गलत है। क्योंकि अगर डिस्टेंस से चलते हो तो डायरेक्शन से इसको कोई लेना देना नहीं होता है। इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, जिधर भी जाओ सब पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें डायरेक्शन से लेना है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ईस्ट में जा रहे हो तो पॉजिटिव लिखोगे। जैसे मान के चलिए कि मैं गया 5 मीटर, ईस्ट में गया तो लिखूँगा +5, माइनस ईस्ट में गया 5 मीटर तो लिखूँगा -5, मतलब पीछे जाऊँगा, वेस्ट में जाऊँगा तो लिखूँगा माइनस, ईस्ट में जाऊँगा तो प्लस, तो ऐसे हो जाता है। इसमें डायरेक्शन है तो इसे प्लस, पीछे जाऊंगा तो मतलब कि ईस्ट में गया, वेस्ट में जाऊंगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अभी मैं बताया था आपको उस दिन कि अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो सर हमें बताया था कि सर्कुलर का जो 1 एक्सिस 1 पॉइंट से स्टार्ट करते इनिशियल, वहीं पे फाइनल आ जाती थी। कंप्लीट सर्कुलर मोशन का हमेशा एक्सेलरेशन होता है 0, तो इसका भी कितना निकल के आ जाएगा, 0, ये यहाँ पे 0 बन के आ जाएगा। ये 0 हो सकता है। दूसरी बात होती है, अब आ रही है 6वीं बात, डिस्टेंस कैन बी इक्वल और मोर देन डिस्प्लेसमेंट बट डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। बोला जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होती है कि इक्वल हो सकती है या बड़ी हो सकती है, किससे, तो डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों, तो मैं बता रहा हूँ। देखो आप, जैसे मान के चलिए ये डिस्टेंस इक्वल कब होती है, जब मोशन में पहले बता चुका हूँ स्ट्रेट लाइन हो। अगर इनिशियल मेरा ये फाइनल ये है, तो अगर ये 5 मीटर है तो आऊँगा भी, ये फाइनल से इनिशियल लाइन मिलाऊंगा, ये भी कितना जाएगा 5 मीटर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगी, इसीलिए डिस्टेंस इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। दूसरी बात हो रहा है कि डिस्टेंस मोर देन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से मोर देन कैसे हो सकता है, तो ये बता रहा हूँ। अभी मैं बताया हूँ जस्ट सर्कल वाला, सर्कल वाले में बताया हूँ कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई ए पॉइंट से, और मैं घूमते घूमते आ गया फिर बी, मेरा जो पॉइंट हो गया ए के पास। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, लेकिन डिस्टेंस कुछ होगा जिसका नाम होगा 2πr, सर्कम्फ्रेंस के बराबर होती है। तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो डिस्टेंस बड़ा होता है, हो सकता है बड़ा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से। रीज़न ये है क्योंकि हम इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। 0 हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता है। क्लियर। तो ये बात आप याद रखना कि डिस्टेंस क्या होती है, बड़ा हो सकती है या बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता है डिस्टेंस से। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन ए लीनियर पाथ। कह रहा है कि डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, वो पाथ कैसा होता है, लीनियर, या इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधा पाथ। ये स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर भी बोलते हैं। इस पाथ पे क्या होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं, जैसे अभी मैं पहले बता चुका हूँ। और इट इज लेसर देन डिस्टेंस हो सकती है, डिस्टेंस से छोटा हो सकती है, क्या नाम है उसका, डिस्प्लेसमेंट। वो जो पाथ होती है वो होती है सर्कुलर, या कोई और भी पाथ हो सकती है, इस पर लेसर हो सकती है, लेकिन बड़ा कभी डिस्टेंस से नहीं हो सकती है। हम लोग की मेन पॉइंट ये है कि बड़ा नहीं होती है, बराबर हो सकती है। अब इसके बाद आ गया है एक क्वेश्चन आया है, ये मैं क्वेश्चन आपको बता देना चाहता हूँ। कह रहा है एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूँ। इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन को आप लोग अपने मतलब बिना देखे एक बार कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर इसमें मैं लिख के दे रहा हूँ, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। पहली बात ये कि ए बॉडी इज ए ट्रेवल इन ए सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर का मतलब, सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ। सेमी का मतलब होता है हाफ, इसका मतलब होता है सेमी।
तो जैसे एक ऑब्जेक्ट था, वो ट्रेवल स्टार्ट किया अपने यहाँ से और आधा सर्कल चला। रेडियस था 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर था रेडियस था इस सेंटर से 10 मीटर। क्लियर। पहले स्टार्ट किया और स्टार्टिंग मोशन इज फ्रॉम ए, और यहाँ से मोशन को स्टार्ट किया ए से और पहुँचा कहाँ पे, बी पे। ए से स्टार्ट किया, पहुँचा बी पे, रेडियस था 10। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसमें निकालना है डिस्टेंस, निकालना है डिस्टेंस निकालना है और निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात मैं बताया था डिस्टेंस निकाला जाता है तो हम क्या निकालते हैं, सर्कुलर जब पाथ आती है तो सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का 2πr। क्लियर। 2πr होता है पूरा कंप्लीट सर्कल का, लेकिन बात कितना करेगी, आधा का। तो हम भी इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा πr। क्लियर। अब हमको πr पे वैल्यू रख के हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा πr। पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 और r का वैल्यू है 10, इज इक्वल टू आ जाएगा 31.4 मीटर आंसर। क्लियर। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस निकालूंगा 31.4 मीटर आ जाएगा। दूसरी बात आ रही है डिस्प्लेसमेंट निकालिए। डिस्टेंस यहाँ पर निकल के आ गया 31.4 मीटर। अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी। कहाँ से, तो पॉइंट बी से एक लाइन खींचनी पड़ेगी। पॉइंट बी से एक लाइन खींचनी पड़ेगी। पॉइंट बी से एक लाइन हमको खींचनी पड़ेगी। पॉइंट बी से एक लाइन खींच दिया, समझिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दिया पॉइंट बी से। क्लियर। अब इस पॉइंट बी से लाइन जो खींचा गया है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन से फाइनल से इनिशियल की तरफ मैं मिला दिया हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा फाइनल से इनिशियल के लिए। जो डिस्प्लेसमेंट 0 होता था वो कंप्लीट सर्कल का होता था। कंप्लीट सर्कल नहीं, हाफ सर्कल है, तो यहाँ से इस लाइन को मैं मिला दूंगा। अब क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कुछ निकल के आएगी, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ये तो हमको पता है क्या है, रेडियस। और रेडियस पूरा जो सर्कल्स के डायमीटर से कहीं से भी एक लाइन पास हो, जो सेंटर से पास हो रही है, उसको कहते हैं सर्कल में उसका डायमीटर होता है। तो ये रेडियस और डायमीटर आती है, तो इसका नाम होता है जो सर्कल का एक ऐसा लाइन जो सेंटर से पास होता है उसको कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर का फार्मूला होता है 2r। तो ये निकल के आ जाएगा 2 × 10 इज इक्वल टू 20 मीटर। दूसरा शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। ये सेंटर का दूरी हो रही है, समझिए आपका ये सेंटर है, यहाँ पे ये सेंटर है, ये सेंटर की दूरी है 10 मीटर। तो ये भी सेंटर की दूरी 10 मीटर होगी ना, क्योंकि रेडियस हर जगह से कांस्टेंट होता है। तो ये सेंटर की 10, तो ये भी 10। तो अब 10 मिला के कितना हो गया, 20। तो आप फार्मूला से कीजिए या ऐसे कर लीजिए। तो ये 10 है और ये भी 10 है, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 20। आंसर वही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसका निकल गया 20 और डिस्टेंस निकल गया कितना, तो 31.4 मीटर। तो इसका निकल गया 20 मीटर। क्लियर। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे, इन दोनों को मैं बता दिया। अब आपके सामने आ जाएगा एक और क्वेश्चन है जो और ज़्यादा बेसिक चीज़ों से है। इसको चीज़ें क्लियर और होती चली जाएंगी, क्योंकि हम लोगों की सबसे प्रायोरिटी यही है कि हर कॉन्सेप्ट, हर चीज़ें क्लियर हो। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर होती जाएंगी उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाती हैं। तो क्वेश्चन करने से प्रैक्टिस, फार्मूला, चीज़ें याद रहती हैं, भूलती जल्दी नहीं है, चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। तो मैं अब बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन।
जो सेकेंड सैंपल प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन को जानने ये तो कर ए बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टर्न राइट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब अभी भी वही कॉन्सेप्ट हम लोग को लगाना है डायरेक्शन वाला, कि ये था हमारा नॉर्थ, ये था ईस्ट, ये था वेस्ट और ये था साउथ। मैं इसी से हर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें। डायरेक्शन की कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाती है और बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि यहाँ से ओरिजिन था, ऑब्जेक्ट गया नॉर्थ, नॉर्थ हम लोग का किधर है, ऊपर, नॉर्थ हम लोग का किधर है, तो ऊपर है। तो मैं नॉर्थ में गया, कितना गया, 4 किलोमीटर के हम 4 किलोमीटर गया। उसके बाद क्या है, ही टर्न राइट। अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं मतलब बोर्ड की तरफ जा रहा हूँ, तो नॉर्थ में गया सीधे, तो मैं राइट टर्न करूँगा तो ईस्ट में टर्न करूँगा, तो ये गया ईस्ट में। कितना किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर। ही टर्न राइट एंड ट्रेवल अनदर बिफोर द कमिंग रेस्ट, मतलब रुकने से पहले वो 3 किलोमीटर चला था, तो 3 किलोमीटर गया। 3 किलोमीटर गया है ईस्ट में और 4 किलोमीटर गया है नॉर्थ में। अब पूछ रहा है इसका टोटल डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस तो सिंपल है, मैं यहाँ से शुरू किया, 4 किलोमीटर ये गया हूँ और 3 किलोमीटर ये गया हूँ, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख दूंगा टोटल जितना चला हूँ उतना, तो 4 किलोमीटर चला हूँ और प्लस 3 किलोमीटर चला हूँ इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। ये मेरा डिस्टेंस निकल कर जाएगा। क्लियर। अब रियल क्वेश्चन अब आने वाला है डिस्प्लेसमेंट। बहुत इजी हो जाएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ, अब इससे आप खुद भी करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जा चुकी है। अब देखो जैसे कि मैंने ये मेरा पॉइंट था ए, मैंने जर्नी स्टार्ट किया, या इसी को इनिशियल पोजीशन भी कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहुँच गया फाइनल पे, यहाँ पे मैं रुक गया हूँ। मैं बताया था आपको कि इनिशियल से फाइनल से लाइन मिला दिया जाता है। मैं फाइनल से इनिशियल की लाइन मिला दे रहा हूँ, डायरेक्शन मेरा ये है, फाइनल टू इनिशियल मैं मिला दिया हूँ। फाइनल टू इनिशियल में लाइन मिला दिया हूँ। अब क्या हो रही है कि अब हमको ये लेंथ अगर पता चल जाएगी, ये लेंथ, तो हमारी क्या निकल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। अब हम निकालेंगे हाइपोटेनियस। फिर वही कॉन्सेप्ट, वही फार्मूला पाइथागोरस का कि इन दोनों का सम, समझिए ये बी है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इन दोनों का सम इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इन दोनों के, इसका स्क्वायर का और इसके स्क्वायर का, दोनों का सम का स्क्वायर इन इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो देखिए जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ए सी का स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। अब लिखना शुरू करूँगा। ए बी दिया है कितना, ए बी दिया है 4 किलोमीटर, बी सी हमको दे दिया, बी सी दिया है 3 किलोमीटर। दोनों का स्क्वायर करूँगा, 16 + 9 आ जाएगा। ये कुछ आता है 25, ये आ रहा है ए सी का स्क्वायर, ये आ रहा है ए सी का स्क्वायर और ये आ रहा है ए सी का स्क्वायर। क्लियर। तो ये ए सी जो दिया था ये पॉइंट है, ए बी जो दिया है ये है और बी सी जो दिया है ये है। क्लियर। उसके बाद हम ए सी का स्क्वायर किए हैं, ऐसे ही जब ए बी का स्क्वायर किया है तो ए बी दिया है 4, 4 का स्क्वायर किया हूँ, और बी सी दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर किया हूँ। इसका जब ए बी का स्क्वायर किया हूँ तो 16 आया है और बी सी का स्क्वायर किया तो 9 आया। दोनों को सम किया हूँ तो कितना 25 आया, ये ए सी का स्क्वायर। अब ए सी को हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू √25, तो ए सी इज इक्वल टू कुछ करके आ जाएगा 5 और ए सी 5 किलोमीटर आंसर आ गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकला है ये आया है 5 किलोमीटर। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर।
क्लियर? तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैं कॉन्सेप्ट दोनों समझा दिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका बता दिया, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पैथागोरस भी समझा दिया, डायरेक्शन भी समझा दिया। अब हर चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कहानी पूरी ख़त्म, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम अगले टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे यूनिफॉर्म किसे कहते हैं। देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, दो टाइप के हम लोग मोशन करते हैं। एक तो मोशन हम लोग करते हैं रुक रुक के, और एक तो हम चलते जाते हैं। ये समझिए कि अगर हमको यहाँ से पटना जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम दो टाइप से मोशन कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बार गाड़ी 60 पे भगाने लगे तो उसी पे लॉक हो गया, रास्ते में कुछ भी है 60 पे ही गाड़ी चलेगी। दूसरा क्या होता है कि हम रुक रुक के चलते हैं। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो क्या होता है कि हर एक 10 डेग पे 15 डेग पे कदम पे कोई ना कोई आ जाता है, ब्रेक लगाते हैं, फिर एक्सीलेटर लेते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं, फिर एक्सीलेटर लेते हैं। तो ये हम लोग रुक रुक के चलते हैं। इसको इस टाइप के मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो एक कांस्टेंट स्पीड से चलते जाते हैं, जैसे अगर 60 के रफ्तार से भाग रहा है तो इसको मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इन्हीं दोनों के बारे में हमको डिस्कशन करना है इस चैप्टर में। अब आ रहा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने वाले हैं। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन सेड टू बी यूनिफॉर्म। जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस चलता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, समझ जाइए आप। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट किया जर्नी ए पॉइंट से, बी पे गया, ये था 5 किलोमीटर और लगा था हमारे चलने में, जाने में लगा था 1 घंटा। मैं ए टू बी पे गया, 5 किलोमीटर दूरी थी और 1 आवर का टाइम लगा था। फिर मैंने क्या किया, बी टू सी गया, फिर 5 किलोमीटर दूरी, फिर 1 आवर का टाइम, फिर सी टू डी गया, सो ऑन। ऐसे मैं चलते गया, सेम समय लग रहा था, 5 किलोमीटर 1 घंटा, 5 किलोमीटर 1 घंटा, 5 किलोमीटर 1 घंटा, ऐसे मैं चलते गया। ऐसे टाइप के मोशन में जिसमें हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, क्या कवर करते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब वो कांस्टेंट टाइम में उसी समय में उतना ही दूरी हमेशा कवर करते जाते हैं। इस टाइप के मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इस टाइप के मोशन क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको इस टाइप के मोशन कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म जो मोशन होती है, जैसे हम लोग के मोशन होती ये मतलब जैसे अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है, जैसे आप समझ जाइए यहाँ पे अर्थ रोटेट करती है, यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे सन है और यहाँ सन है और इसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है। तो ये पूरा रोटेशन का लगता है 365 या 360 डेज लगती है। इतना में हमेशा ये सर्कल करती रहती है। दूसरा बात होती है अर्थ खुद में रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, ये खुद में ऐसे ऐसे रोटेट करती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे भी घूम रहा हूँ और आगे भी बढ़ते जा रहा हूँ, तो इस टाइप के मोशन में अर्थ रोटेट करती है। जब ये और अपनी एक्सिस पे खुद से जब रोटेट करती है, अपने चारों तरफ खुद रोटेट करती है, मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो इसमें टाइम लगता है 23 हाफ आवर्स लगता है, मतलब 23.5 घंटा लगता है। तो ये टाइम फिक्स है, कितना टाइम लगेगा, और ये भी टाइम फिक्स है, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि इस साल 365 दिन का दिन है और अगले साल 400 का है, उसके बाद 500 का है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होती है, टाइम फिक्स होती है, डिस्टेंस भी फिक्स होती है। ये जो मोशन करता है यूनिफॉर्म मोशन करता है। तो एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया हूँ कि क्लॉक की जो घंटी सुई की जो हैंड्स होती हैं, आवर या सेकेंड, वो एकदम फिक्स है कि 60 सेकेंड में ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना है। अगर नहीं कर पा रहा है, अगर हमेशा करते जा रहा है, तो ये कैसा हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन। नहीं कर पा रहा है तो इसको अलग नाम देते हैं, जिसका नाम होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो क्लॉक आवर होती है, क्लॉक की जो
हैंड्स होती हैं या अर्थ का रिवोल्यूशन होता है, ये कैसे होती हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन में आती हैं क्योंकि अपने फिक्स टाइम पे ही अपने सर्कल को कंप्लीट करते रहते हैं और टाइम और डिस्टेंस एकदम कांस्टेंट रहती है, मतलब इक्वल डिस्टेंस चलती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब 1 घंटा में 1 राउंड, फिर अगले घंटा में 1 राउंड, ये उसकी होती है क्लॉक की होती है। और ऐसे ही अर्थ का होता है तो 23.5 घंटा में 1 राउंड, 23.5 घंटा में 1 राउंड, ऐसे चलती रहती हैं। अब आ रहा है कि हमको एक चीज़ बताना था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ होती है, इस ग्राफ को कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं या लीनियर ग्राफ भी कहते हैं, 2 नाम होता है, स्ट्रेट लाइन बोल दीजिए या लीनियर बोल दीजिए, दोनों का नाम, दोनों का मतलब एक ही होता है। इस ग्राफ को ऐसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और फिर ऐसे रहती है और इसमें ये दे देते हैं, ये जो ग्राफ बन के आती है इसका नाम होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने का एक रूल होती है कि हम कैसे पता करेंगे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसका रूल होती है y इज इक्वल टू, इसके इक्वेशन में पुट होनी चाहिए mx प्लस c। मैं आगे और इसको डिटेल में बताऊंगा जब इस चैप्टर के लास्ट में ग्राफ डिस्कशन होगी तो और डिटेल में बताइए, कि पहले मैं इस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है और जो लीनियर ग्राफ होती है ये ऐसे होती है कि इसमें से एक कांस्टेंट से चलती रहती है। जैसे अब इसमें लीनियर कैसे होती है तो मैं बता रहा हूँ, ये जो होती है कैसे यूनिफॉर्म का दिखाती है, तो इसी को मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझते रहिए कि मैंने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की, ठीक है, और यहाँ पे पहुँचा, तो ये जो है इतना कवर किया, फिर मैंने अगले घंटे में यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ पहुँच गया। तो इसमें देखिए आप ये डिस्टेंस सब ऐसे कांस्टेंट जाती रहेंगी, जो समय लगेगा वैसे टाइम के हिसाब से वो चलती रहती है, इसीलिए इसको लीनियर ग्राफ भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहते हैं। ये इसमें आप देखते रहिए इसमें बढ़ते जा रहा है, इस ग्राफ को कहते हैं स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि इसमें बढ़ रहा है। इस ग्राफ का ये भी लीनियर ग्राफ है लेकिन इसमें घट रहा है क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है, तो इसमें कम होते जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन या लीनियर ग्राफ, लीनियर डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं, या स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ग्राफ इसको बोल सकते हैं, और उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग ग्राफ। क्लियर, तो ये ग्राफ भी क्लियर हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनती है, याद रखना आप सब, कभी भी यूनिफॉर्म मोशन का जब टर्म है तो या यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हमेशा ग्राफ कैसे बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन में 2 टाइप की ग्राफ होती है, एक तो होती है इंक्रीजिंग, एक होती है डिक्रीजिंग। जब घटता रहेगा तो डिक्रीजिंग बोलते हैं, जब बढ़ता रहता है तो क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्लियर, इसमें 2 चीज़ होती हैं, इंक्रीजिंग ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ। अब इसमें एक चीज़ पढ़ना है जिसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट जो हम लोग की पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन द बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, मैंने अपनी जर्नी किया स्टार्ट ए से और यहाँ पे गया बी पे, फिर मैं गया बी से सी पे। मैं गया था, अपनी जर्नी स्टार्ट किया था तो ए टू बी गया था, 5 किलोमीटर था और 1 घंटा लगा। फिर मैं अगले घंटे गया 6 किलोमीटर, टाइम 1 घंटा। इसमें देखो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। डिस्टेंस 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 8 किलोमीटर, उसके बाद 12 किलोमीटर, उसके बाद 1 घंटे में 15 किलोमीटर। ऐसे अगर मैं कर रहा हूँ अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि टाइम फिक्स है, कांस्टेंट है, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। इस टाइप के मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, तो इसमें अनइक्वल डिस्टेंस जब कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इस टाइप के मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल क्या होता है, मोशन इन बिजी रोड। मैं अभी बताया हूँ कि अगर मैं जा रहा हूँ अपने मार्केट जा रहा हूँ तो यहाँ पे रोड बिजी रहती थी, एक बार तो हम खूब तेज़ क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं और एक बार स्लो करते हैं। एक बार एक्सेलरेटर खूब तेज़ लेते हैं और दूसरी बार एक्सेलरेटर धीमा लेते हैं। तो तेज़ चलते हैं फिर धीमा चलते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है। जब एक्सेलरेटर तेज़ लेते हैं तो 5 सेकंड में ज़्यादा दूर जाते हैं, और जब एक्सेलरेटर धीरे धीरे चलते हैं तो वही 5 सेकंड में 1 डेग चले रहते हैं। तो हम लोग अनइक्वल डिस्टेंस चलते हैं
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।